Good morning to all of you. I will discuss you today about moment of inertia. Moment of inertia या हिंदी में इसको जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, इसको I से डिनोट किया जाता है। ये सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में इसका सिग्निफिकेंस है। अगर कोई एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, पार्टिकल का मास m है, रेडियस r है और ये सर्कुलेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल p हम सफिक्स में लगाते हैं, ये होता है मास इनटू r स्क्वायर। यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उस पार्टिकल की, जिस सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट कर रहा है, उसकी रेडियस है। अदर वर्ड्स में हम रेडियस भी कह सकते हैं। इन जनरल आप डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके स्क्वायर को जब मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ये पार्टिकल के लिए। अगर कोई बॉडी है, इफ यू हैव ए बॉडी एनी शेप, बॉडी ऑफ एनी शेप यू कैन कंसीडर। वैसे तो गिनती नहीं कर पाओगे, पहले हम आपको समझा चुके हैं कितने पार्टिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं जिनसे मिलके ये बनती है, लेकिन सैंपल के तौर पर समझने के लिए पार्टिकल सीधे सीधे आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, but theoretically we assume that these are the particles by which the body is to be constructed. हमने कहा ये पार्टिकल 1 है और इसकी डिस्टेंस r1 है, मास m1 है। ये पार्टिकल 2 है, इसका मास m2 है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और सपोज करते हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो रोटेट कर रही है, तो एक और पार्टिकल लेते हैं, इसकी r3 डिस्टेंस है, मास m3 है। एक पार्टिकल हम और ले लेते हैं जिसको हम nth पार्टिकल का नाम देते हैं, mn मास है और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन n है। अब अगर ये बॉडी रोटेट करती है तो बॉडी है, डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डिस्टेंस पे है। देखिए जो पार्टिकल जिसका मास m1 है उसकी डिस्टेंस r1 है, जो m2 है मास उसकी डिस्टेंस r2 है, m3 मास है उसकी डिस्टेंस r3 है, mn मास है उसकी डिस्टेंस r1 है। बॉडी रोटेट करेगी यानी हर पार्टिकल रोटेट करेगा, यानी कि ये सर्कुलर पाथ पे मास m1 भी रोटेट कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मास m2 भी रोटेट कर रहा होगा, एक और किसी सर्कुलर पाथ पे मास m3 रोटेट कर रहा होगा और nth मास वाला पार्टिकल भी किसी और रेडियस के साथ रोटेट कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल m4, m5, m6 जो है हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने पार्टिकल से मिलके बनी है। ये डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, यानी कि जो रोटेशन के लिए जो रेडियस बनेगी वेरियस सर्कुलर पाथ्स की, वो डिफरेंट है। तो बॉडी के बारे में हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है। ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज बॉडी। इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग द मोशन, द बॉडी कैन बी अंडरस्टूड एज ए रिजिड बॉडी, you know well. We are considering the motion of a rigid body. In rotational motion,
the quantity moment of inertia is very important to understand. Without moment of inertia, you cannot understand the rotational motion. आप समझ ही नहीं सकते रोटेशनल मोशन. तो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है ये हम आज जानने बैठे. तो बॉडी, ये तो पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल है, ये ऑफ ए पार्टिकल. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एमआई लिख देता हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल. अगर यही हमें इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जानना है तो हम इसमें सफिक्स लगाए देते हैं बी माने बॉडी. इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज के सम के बराबर होता है. जैसे कि पार्टिकल 1 जिसका मास m1 है, जिसकी डिस्टेंस r1 है, या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ उसकी r1 है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर होगा. पार्टिकल 2 का m2 r2 स्क्वायर होगा. इसी तरीके से पार्टिकल 3 का m3 r3 स्क्वायर होगा. डॉट 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 लास्ट में हम लिखते हैं mn rn स्क्वायर. तो इसी सम को लिखने का जो मैथमेटिकल तरीका है, इसमें हम सिग्मा लगा देते हैं और इसको हमने लिखा m i सिग्मा m i r i होल स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n. माने जो आप फैला के लिख रहे हो इन पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करके, उसको हमने एक टर्म में लिख दिया है mi/ri स्क्वायर. ये हमने सिग्मा लगाया, i इक्वल टू 1 से n तक उसमें पार्टिकल्स हैं, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ एक ही बात, ib इक्वल टू ये हुआ. ये फॉर ए बॉडी हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ये फॉर ए पार्टिकल हो गया. ये मेरे समझ से आप समझ गए होंगे. बहुत सरल सी और सामान्य सी बात है. बहुत आराम से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, आराम से इसको इमेजिन कर सकते हैं और समझ सकते हैं. इन दोनों को में कंफ्यूज मत हों कि ये पार्टिकल का है या उसका है. जब प्रैक्टिकल में वाइवा के टाइम पे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछी जाती है, चाहे वो बॉडी की हो या पार्टिकल की हो, ये कुछ जाने बिना हर बच्चा आपने देखा है बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन जवाब यही देता है mr स्क्वायर. बहुत थोड़े से बेटर है सिग्मा mr स्क्वायर, लेकिन जब उससे समझाने के लिए इस डेफिनेशन को कहा जाता है तो वो चुप हो जाता है. तो बहुत सरल सी बात है कि मैथमेटिकली आप mr स्क्वायर कहते हो, यहाँ पे मैथमेटिकली बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सिग्मा mi/ri स्क्वायर कहते हो, ठीक है. लेकिन अगर इन्हीं को हम शब्दों में बोलना चाहें तो वही डेफिनेशन बन जाती है. जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये अगर आपके समझ गए होंगे कि मास को उसकी दूरी से के वर्ग से गुणा करने पर जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है पार्टिकल का. और ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस विद स्क्वायर्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस. ये हम कहें प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सम पहले लगा लेंगे, सम ऑफ दिस. सम का मतलब इन सब का जोड़. तो इस तरीके से हम बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्चुअल फॉर्म में डिफाइन करते हैं. अब मैं
कुछ और बात मेरे समझ से इसको आप एक बार हमसे जो सुना है इस वीडियो के थ्रू, वीडियो लेक्चर के थ्रू, इसको आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात इमेजिनेशन के साथ सही हो जानी चाहिए। मैं आपको आज कुछ ज़रूरी बातें भी करूँगा, उसके बाद समझाऊँगा। आप लोगों ने डिफरेंट जो है स्टोरीज़ में, रामायण में जो हमारे जादू वाले जो होते हैं, जिन्न वगैरह के कहानियाँ, उनमें भी आपने सुना होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बजरंगबली हनुमान का एग्जाम्पल देता हूँ। उनके बारे में कहा जाता था कि वो जब चाहते थे अपने आप को छोटा कर लेते थे और जब चाहते थे वो अपने आप को विशालकाय बना लेते थे। वो फिजिकल रूप में कहा जाता है, लेकिन हर फिजिक्स के विद्यार्थी को ऐसा हमेशा करना होता है। किस लिए करना होता है? फिजिकली तो नहीं वो संभव है, क्योंकि बॉडी की जो डायमेंशन है वो डिफाइंड है। हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफाइंड वे में जो भी साइज है रिलेटिवली वो होती है, लेकिन जो हमारी ब्रेन एजम्पशन, ये सब किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा है वो उतना ही होशियार है। अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बॉडी को, यहाँ ना बॉडी है ना कुछ है, बॉडी एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे सामने है, ये एक्चुअल बॉडी है। ये हाइपोथेटिकली हमने इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पार्टिकल्स के द्वारा बना हुआ एज्यूम करके उसके हिसाब से उसका हमने फिगर बना दिया। अब जो हम इमेजिन कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा कुछ, ना बॉडी है, बट वी कैन इमेजिन द थ्योरी इन आवर आइडियाज। If imagination power of your is very good, you can understand the physics very well. ये आपने कितनी बड़ी है कितनी छोटी इससे मतलब नहीं है, नॉर्मल साइज हमने ले लिया जो जिसमें हम इमेजिनेशन को फिट कर सकें, हमने कर लिया पार्टिकल्स। और ऐसे सामने दिख रहा है, जबकि आप देख नहीं रहे आंखों से, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इस सच को आप स्वीकार कर चुके हैं और इसलिए इस इमेजिनेशन के थ्रू आप छोटे छोटे पार्टिकल्स का आप एक पॉइंट के नुमा बना के उसको रिप्रेजेंट करके बॉडी बना देते हैं। और ये बात गलत भी नहीं है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पार्टिकल्स का साइज कितना होता है ये अलग अलग बात है। ये नॉर्मल लेवल पे जो नेचर में जो अपने स्वतः बन जाती हैं बॉडीज़, हर पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर में होता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि हम किसी दूसरे मेथड से पार्टिकल का साइज छोटा करके नैनो कर देते हैं, तो वो नैनो पार्टिकल साइज हो जाते हैं। यही बॉडी अगर हम स्पेशली प्रिपेयर करें टेक्नोलॉजीज़ मेथड्स को यूज़ करके, तो ये नैनो मटेरियल बन जाएगा। ये जो नैनो मटेरियल है, अब फिर उसकी कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कहने का मतलब है कि जब यही कंपोजिशन है, जो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर नैनो साइज में है वही माइक्रोमीटर साइज में नॉर्मल वे में है, लेकिन इंटायरली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये हम लोगों ने देखा है, क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाती हैं, इसीलिए रिसर्च वर्क नैनो मटेरियल्स पर काफ़ी चलता है। और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर मटेरियल का, हर पदार्थ का नैनो मटेरियल बना के उसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा यूज़फुल बना के उपयोग किया जा रहा है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात यही बता दी, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, सिलेबस टू द पॉइंट सिर्फ बातें करते रहेंगे तो बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट लगता रहेगा, इसलिए मैंने ये बताया।
तो ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके बनी है, निश्चित रूप से जब बॉडी रोटेट करेगी तो जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी होगी वो सारे के सारे रोटेट कर रहे होंगे उस एक्सिस के अबाउट। कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, कोई पार्टिकल उससे थोड़ा सा दूर है, कोई और बहुत दूर है, कोई बहुत दूर है, इसी तरीके से कोई बिल्कुल ही पास में है। तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। हमने सिर्फ सैंपल ही फिगर में और लिखने में बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम पूरा ब्लैक बोर्ड भी भरते रहे तब भी इनकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। M1 R1 M2 R2 100 1000 1 लाख 1 करोड़ तब भी जो है इसमें भर नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सैंपल के तौर पर सिर्फ 4 पार्टिकल्स को दिखा के और उसको समझ लेते हैं कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज के इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज के सम के बराबर बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं समझता हूँ कि ये आप समझ चुके हैं कि बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा MI/RI स्क्वायर लिखने का क्या मतलब होता है, शब्दों में क्या बोलेंगे, पार्टिकल के लिए क्या बोलेंगे, बॉडी के लिए क्या बोलेंगे। ये आपका काम लर्न करने का है, समझाने का काम है, वो मैंने आपको किया। अब एक बात आपसे और शेयर करनी है, वो ये है कि हमने तो इमेजिनेशन के थ्रू फिगर बना के M1 M2 M3 M4 यानी ऐसे n पार्टिकल से मिली हुई बॉडी एज्यूम कर ली है। एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या संभव है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस और रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस को कंसीडर हम कर पाएं? नहीं। बॉडी की एग्जिस्टेंस को भी हमें नहीं खत्म करनी है, बॉडी बॉडी के रूप में रहे और फिर भी हमें बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए। इसके लिए आपने एक इक्वेशन 11th लेवल पे ऑलरेडी पढ़ी होगी कि बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मास के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है। बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I=mk² भी दिया जाता है, जहां पे k रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कह सकते हो कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ mass of the body with square of the axis of rotation gives the moment of inertia of the body। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की परिभाषा डेफिनेशन करनी है तो आप कहोगे रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन square of which when multiplied to the mass of the body gives the moment of inertia of the body। बहुत सिंपल सी बात है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। स्क्वायर ऑफ विच, कॉमा करके, स्क्वायर ऑफ विच व्हेन मल्टीप्लाई to the mass of the body gives the moment of inertia of the body। आवाज़ कम आ रही होगी, मैं इसको सेट कर लेता हूँ और आपको आवाज़ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसकी जो डेफिनीशन है ये के वो चीज़ है जिसके स्क्वायर को बॉडी के मास में मल्टीप्लाई करने से बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन square of which when multiplied to the mass of the body gives the moment of inertia of
द बॉडी। आप रेडियस ऑफ गायरेशन भी समझ गए होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो आप 11th में पढ़ के आए थे उसको रिवाइज किया कि एक सिंगल पार्टिकल की भी बॉडी हो सकती है। उस सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस या उसकी सर्कुलर पाथ बना के जो रोटेट कर रही है उसका रेडियस r है, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। वहीं अगर बॉडी जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान के चलते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है, तो बॉडी चूंकि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि m1 से लेके mn मास तक के सारे पार्टिकल्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, जो भी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हैं, m1 पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो r1 हमने नोटेशन वाइज कंसीडर कर ली है, m2 मास की r2 कंसीडर कर ली है। ऐसे ही ith पार्टिकल की हम एक ith पार्टिकल भी इसमें दिखाते हैं जिसका मास mi है और उसकी रेडियस ri है। तो हम इस तरीके से बॉडी को एज्यूम कर सकते हैं। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल मासेस के उनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस से स्क्वायर करने के बाद जो भी सम आता है सारे पार्टिकल्स का इस तरीके से करने पे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका? बॉडी का। और मैथमेटिकली हम सिंपलेस्ट वे में सिग्मा mi/ri² लिखते हैं। लिमिट कहाँ से है? i = 1 से लेके n तक। चूंकि इंडिविजुअल मासेस को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कैन नॉट बी कंसीडर्ड, वी हैव टू कंसीडर द टोटल मास ऑफ द बॉडी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज I = M × k², where M is the mass of the body. मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जाना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? जिसके स्क्वायर को बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो रेडियस ऑफ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है, तो उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। अब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को केवल रटने भर से आपने समझ लिया हो, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अभी ये खुशी की पूरी बात नहीं है। मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग, अगर उसकी रेडियस r है, मास टोटल मास m है, और अगर इसके परपेंडिकुलर, माने ये सर्किल बन रहा है, सर्कुलर रिंग है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी इस तरीके से है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। r रेडियस है, m टोटल मास है, कैपिटल M ले लेता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पढ़ा है। अगर यही एक डिस्क होती रिंग के बजाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर यही एक डिस्क होती, डिस्क का मतलब ये आप समझ सकते हैं, ये इसकी जो ढक्कन है ये रिंग के रूप में दिख रही है, इसमें मैटर है, सिलिंड्रिकल इसका स्वरूप है। ये सपोज करते हैं डिस्क है, ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, रेडियस r है, मास m है, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा, हाफ mr²। पढ़ा खूब, मैं जानता हूँ, जब 11th पास करके आए हैं तो आपको ये रिंग का, फिर डिस्क का, इसी के अलावा आपने पढ़ा होगा
इसको मैं मिटा देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड स्फीयर है, अगर केस सॉलिड स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर 2/5 mr अगर डायमीटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अगर यही चीज एक थिन रॉड है, थिन रॉड है, जैसे बार पेंडुलम में बार आप यूज करते हैं तो वो एक रॉड कहलाती है। अब इसका जो मोमेंट, इसकी लेंथ अगर l है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, मास इसका m हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है mL²/12 होता है। बस 3 एग्जाम्पल दिखाना हमारे लिए काफ़ी है। इन जनरल चाहे वो रिंग हो, चाहे डिस्क हो, चाहे स्फीयर हो, और चाहे एक रॉड हो जिसकी लंबाई L हो, सबके लिए एक कॉमन आप m के स्क्वायर थ्योरेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो। लेकिन जो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने अभी डिफाइन की थी, हमें नहीं पता कि रेडियस ऑफ गायरेशन थ्योरेटिकली, तो हमने कहा कि उसके स्क्वायर को जब बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाता है। रिंग के केस में जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो हमें निकालना है, तो क्या होगी, mr² ही m के स्क्वायर के बराबर होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे mm कैंसिल हो जाएगा, तो k² = r² है, या नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज नॉट परमिटेड, तो प्लस माइनस आर के बजाय k = r हम बोल देते हैं। प्लस माइनस आर आएगा वैसे, लेकिन नेगेटिव रेडियस का कोई मतलब नहीं है, तो जिसको हमें मतलब डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो k = यहाँ पे r आ गई। यानी कि रिंग के केस में जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डिफाइन करी है उसके हिसाब से रेडियस ऑफ गायरेशन उसकी रेडियस है। वैसे यूं जनरल पूछिए तो सारे मासेस एक फिक्स डिस्टेंस r पे है, इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन k = r पे आ गई। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के फॉर्म में सारे पार्टिकल्स रिंग में, इसलिए k = r आ गई। लेकिन ऐसा डिस्क के केस में नहीं है। डिस्क में जो मटेरियल्स का एग्जिस्टेंस है वो हर जगह है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रॉम जीरो से लेके, जीरो डिस्टेंस का मतलब हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पे हैं कुछ पार्टिकल्स, और उससे दूर जाते हुए डिस्टेंस इंक्रीज होते हुए पार्टिकल्स फैले हुए हैं, और इस तरीके से डिस्क बनी हुई है। तो अब इसमें अगर हम डिस्क के केस में m k² मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरेटिकली होता है, उसको इक्वेट कराओगे तो ½ mr² से कराना पड़ेगा, mm कैंसिल होगा, तो k = r² का स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि r/√2, यानी कि k = r/√2 होता है 1.414। इसी को आप 0.707 कह सकते हो इंटू r। कहने का मतलब है अगर डिस्क है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ है, इससे 0.7 में 70 सेंटीमीटर दूर, इस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं। पॉइंट्स अगर 1 मीटर है इसकी रेडियस है, तो 70 सेंटीमीटर दूर पे इसका हम रेडियस ऑफ गायरेशन एज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब अभी हम समझाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल सारे बता दूं। इसमें जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगी m के स्क्वायर स्फीयर के केस में इक्वल टू 2/5। यही क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आप बताइए इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी। mr² है, mm कैंसिल हो गया, k = r × √2/5 ये होगा, यानी r × √0.4।
अब 0.4 का जैसे 0.36 होता उसका 6 हो जाता, तो 6 से कुछ ज़्यादा, तो 0.62 अप्रोक्सीमेटली लिखता हूँ, 62R निकलता है इसमें। यानी जो मास है वो उसके पास से लेके 3 डायमेंशंस में स्फीयर के शेप लिए हुए मास स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें 0.62R है। अब अगर इसमें ml स्क्वायर 12/12 में देखोगे तो ये m के स्क्वायर से जब इक्वेट कराओगे mm कैंसिल होगा, k इक्वल टू L/√12 आ जाएगा, यानी L/2√3 आएगा। इसको आप इमेजिन खुद कर लीजिए, ये L/2 का मतलब आप जानते हो, अगर 100 सेंटीमीटर है तो 50 आ जाएगा बाई 1.732, है ना, इफ L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो कि आपके बार के केस में होता है, तो करीब ये 29 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगी, जबकि 1 मीटर लेंथ है, माने 50 सेंटीमीटर इधर की ओर है और 50 सेंटीमीटर इधर है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ 29 सेंटीमीटर दूरी पे है, अप्रॉक्सीमेट 29 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब क्या निकला? डिफरेंट बॉडी में रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट आ रही है। तो फिजिकली हम रेडियस ऑफ गायरेशन को रटने वाले अंदाज में तो वो काल्पनिक बता दिया, जादू की तरह बता दिया कि हाँ के इतना होता है कि जिसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देने पे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाता है। बॉडी ने तो डिफरेंट रूप ले लिए हैं, कभी रिंग के रूप में है, तो कभी डिस्क के रूप में है, कभी स्फीयर के रूप में है, कभी ये रॉड के रूप में है, कभी लेमिना के रूप में होगा, कभी सिलेंडर के रूप में होगा। डिफरेंट शेप्स की बॉडीज पॉसिबल हैं। कभी इरेगुलर बॉडी भी हो सकती है जिसका हम शेप ही डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसका नाम ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो इरेगुलर है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या निकला। यही बॉडी है, जैसे सपोज करते हैं हमने इरेगुलर बॉडी बानी है, कोई पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे है, कोई r2 पे है। ये क्या कह रहा है m के स्क्वायर? कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक? आप सोचो कि हम बड़े आसानी से m के स्क्वायर लिख दे रहे हैं, लेकिन जब बॉडी को हमने डिफाइन किया, तुम दो बॉडी देख लो समझने के लिए, एक रिंग है और ये डिस्क है। इसमें 0.7R आ रही है, इसमें R आ रही है। हमें K को R की तरह ही एज्यूम करें तो हमारे दिमाग में भेजे में ज्यादा घुस सकता है। यहां तो ये R से यूनिफॉर्मली R डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में। इसमें क्या है कि जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट है एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द कंटिन्यूअसली फैला हुआ है और उसने शेप ले लिया है डिस्क का। जब हमने इस फॉर्मूले को लगाया तो इसका जो इस रूप में आया वो ये आया कि mr²/2 है और इसमें k निकल के आई है। तो आप हाइपोथेटिकली जो पास या दूर वाला पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर, उन सब को आप ना पास मानोगे ना दूर मानोगे, और उसकी एक इक्विवेलेंट रिंग के रूप में इस डिस्क को एज्यूम करना पड़ेगा। उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन उस हाइपोथेटिकल रिंग की रेडियस के बराबर होगी, जिसको आप रेडियस ऑफ गायरेशन बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 0.707 R के बराबर जो डिस्टेंस होगी, वहां इक्विवेलेंट जो रेडियस निकलेगी रिंग के इक्विवेलेंट वो 0.707 R है। उसको हमने लोकेट कर लिया है कि 0.707 R पे बॉडी का इक्विवेलेंट हम रिंग के रूप में एज्यूम कर सकते हैं, जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है। ऐसे ही इसमें सॉलिड स्फीयर में, चाहे वो स्फीयर के रूप में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन फिर भी हम उसको जो भी रेडियस है उसकी 0.62 हमने लगभग बोला है, हमने ओरल कैलकुलेशन किया है,
एग्जैक्ट नहीं है वो आप अपना कर लीजिएगा। इतनी डिस्टेंस पे रिंग के रूप में मास को डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम किया जा सकता है टू डिफाइन, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको आप हिंदी वाले बच्चे घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो रटने वाली जो डेफिनेशन है वो भी समझी, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट फार्मूले होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, ये आपने समझा। मैं अब आपको कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रटने में तो बहुत आसान होता है, रट लिया, फिज़िक्स को अगर समझा नहीं गया तो फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सोचो ज़रा इस फिजिकल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस के बारे में। ये फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता ही डिफरेंट मैटर के एग्जिस्टेंस की वजह से। अगर मैटर ना हो तो ना हमारी बॉडी होगी, ना दूसरे मैटर के रूप में अर्थ भी नहीं होगी, सन भी नहीं होगा, और अर्थ पे जितने भी इनफाइनाइट बॉडीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं वो बॉडीज़ की भी कल्पना करना का कोई मतलब नहीं होता है। और इस फिजिकल वर्ल्ड में एक बात और साफ कही जाती है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर रेस्ट में नहीं होता है। ए कंटिन्यूअस मोशन इज देयर फॉर एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स। और जब लीनियर मोशन जो आप पढ़ते रहे हैं, बॉडी में अगर मास ना हो, बॉडी है, बॉडी में मास ना हो तो बॉडी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसी मास को आप कहते हो कि जो एक्चुअल मैटर है, जो पदार्थ है उसके अंदर, वास्तव में एक्चुअल मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज इट्स मास। और बिना मोशन के कोई बात बनती नहीं है। मास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। ये भी आपने रटा हुआ है। इनर्शिया का मतलब जड़त्व, जड़त्व का मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बॉडी रहना चाहती है, लेकिन कोई रहने नहीं देता, वो अलग बात है, सबको चलना फिरना पड़ता है। अगर ज़्यादा उसमें मैटर है तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा माना जाता है लीनियर मोशन के केस में। यानी बॉडी को हम डिफाइन ही मास की वजह से करते हैं। ये बात अलग है कि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है स्पेस में, उसकी डेंसिटी की भी बात होती है, लेकिन मास एक मैटर को जो रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है वो लीनियर मोशन में इनर्शिया का मेजर कराता है। और जो मोशन को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बहुत उसका नाम भी सम्मान में लिया जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका एक पूरा लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन its state of rest or of its motion if no force is applied on the body, no external force is applied on the body। यानी बॉडी पे कोई बल ना लगाया जाए तो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से या जिस मोमेंटम से वो मूव करती रहेगी वो कांस्टेंट रहेगा, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये होता है। अभी हमने बताया कि जो पिछले वाले वीडियो में कि लीनियर मोशन तो एक तरीके से पार्ट है इस नेचर की, इस मैटर की जो एग्जिस्टेंस है या इस फिजिकल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ रोटेशनल मोशन की वजह से है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिक्वायर्ड मोशन इज रोटेशनल मोशन। ये नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम बनाया हुआ है। आप सोच के देखो, बिना रोटेशनल मोशन के क्या एटम बन सकता है? कल्पना करिए, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, यही उसको स्थायी तो बनाता है। ये बात अलग है कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में करता है, वाद की बात है, बट कंटिन्यूअसली ऑल न्यूक्लियॉन्स आर सर्कुलेटिंग और रोटेटिंग इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स, तब उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर पृथ्वी की एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में, तो वो अर्थ भी सन के अराउंड कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है और वो लगातार अपने आप को यूनिवर्स में एक स्टेट में बनाए रखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ होती? जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि शेषनाग जी के फन पे टुकी हुई है, वो शेषनाग जी यही रोटेशनल मोशन है। इस रोटेशनल मोशन के द्वारा ये संभव होता है। अभी लीनियर मोशन में आपने कहा कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी तो बॉडी में होती है कि बॉडी उस स्टेट में रहना चाहती है, लेकिन किसी न किसी फोर्स के द्वारा इस ब्रह्मांड में हर पार्टिकल का अस्तित्व है। विदाउट फोर्स नो बॉडी एग्जिस्ट। वैसे तो उसको फ्री पार्टिकल, फ्री बॉडी भी कहते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो उसको। वैसे तो हमने कहा कि ये टेबल, ये हाथ में अगर ये चौक रखी रहेगी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये आपको रेस्ट में दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल जिनसे मिलके बना है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो मोशन में है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो या जो पार्टिकल्स होते हैं, लेटिस वाइब्रेशंस आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, उसमें भी वाइब्रेशन होता रहता है। और इन ओवरऑल चूंकि अर्थ घूम रही है तो हम घूम रहे हैं, ये चौक भी घूम रही है, नथिंग इज एट रेस्ट। But in case of linear motion, you know, mass is a measure of its inertia. In the same way, rotational motion के बिना नेचर का एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं था। ये रोटेशनल मोशन का जो फैक्ट है, जो ब्रह्मा जी ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जिसने भी बनाया होगा, वो शेषनाग जी हैं। और उससे एक फोर्स का इंटरेक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। सन और अर्थ के बीच में या सन और मून के बीच में ये इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। यानी एवरी पार्टिकल, एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी is acted upon by force and its existence is only due to its rotational motion। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको उसी वे में, उतने ही सरल अंदाज में हमको पढ़ना होगा। ये रटा हुआ है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन लीनियर मोशन। जो स्थान रेखीय गति में, एक सरल रेखा गति में या ऋजुरेखीय गति में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में, जो भी शब्द आप यूज करते हो, मास का जो स्थान होता है वही स्थान रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन मोमेंट जो हमारा मास होता है वो सिर्फ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। मास रिप्रेजेंट्स ओनली मैटर ओनली। लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखें, चाहे आप पार्टिकल का ले लीजिए, चाहे m² ले लीजिए, चाहे सिग्मा mr² ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसका फॉर्मूला पार्टिकल के लिए तो mr² है और बॉडी के लिए m² है।
या सिग्मा MIRI स्क्वायर है। तो इसमें जो रोल है सिर्फ मैटर का नहीं है। आप देखिए I इक्वल टू, आपने पार्टिकल का पहले समझ लें तब उनकी बात करेंगे, mR स्क्वायर है। ये मास पे तो डिपेंड कर रही है, I प्रोपोर्शनल टू m है, जितना मास ज़्यादा होगा उसमें रोटेशनल इनर्शिया, यानी इसको आप कह सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है, रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है, या इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम रोटेशनल इनर्शिया भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी हो सकता है। तो जो इनर्शिया ऑफ रोटेशन है या रोटेशनल इनर्शिया है, वो मैटर कंटेंट इन द बॉडी जो भी रोटेट कर रही होगी उस पर तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसके R स्क्वायर माने उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे रह के ये रोटेट कर रहा है, ये डबल का मतलब मैग्नीट्यूड में नहीं, स्क्वायर का मतलब है 2 बार, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के कितना दूर है या कितने पास है, उस पर डिपेंड करेगा उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। इट डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन MI डिपेंड्स अपॉन, तो एक पार्टिकल के लिए हमने बोला, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, सिग्मा MR स्क्वायर लिखा जाएगा, तो ऐसा अगर एक पार्टिकल के MIRI स्क्वायर, तो ये आप एक पार्टिकल के लिए हमने आयत के लिए इन जनरल में बोल दिया है और वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं क्या बता रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मास यानी मैटर ऑफ द बॉडी, दूसरा इसको हम डिस्टेंस ना लिख के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने भाषा सरलतम यूज़ करी है कि 2 चीज़ों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप हल्के में न लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उतनी ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी बनाया है जितना कि मैटर। नेचर ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जिसके भी नाम से आप याद कर सकते हो उसके नाम से याद कर सकते हो, या नेचर के नाम से याद कर सकते हो, नेचर ने बनाया है। तो उतनी ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन के लिए जितनी की मास होती है लीनियर मोशन में। मोशन तो इस फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जन्मजात गुण है। बिना मोशन के कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जब मोशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनर्शिया, यानी कि उसका मैटर, और मैटर ना होता तो बॉडी नहीं होती। जब रोटेशनल मोशन है जिसकी वजह से इस नेचर की एग्जिस्टेंस है, आप जान गए होंगे ना तो एटम हो सकता है, एक एटम अगर नहीं है नेचर में तो और सारे एटम्स कहाँ से आएंगे। जब बहुत सारे एटम्स नहीं होंगे तो कोई बॉडी नहीं बनेगी, कोई यूनिवर्स में नामो निशान नहीं होगा फिजिकल वर्ल्ड का, स्पेस ही स्पेस होगा, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। जब सूर्य नहीं होगा रेडिएशन कहाँ से आएगा, जो डिफरेंट स्टार से रेडिएशन आता है, ओरिजिन तो आपका वहीं से है, और जो ओरिजिन होता है रेडिएशन का वो भी उस एटम से ही होता है। तो कहने का मतलब है मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। फॉर लीनियर मोशन only matter is sufficient to describe its inertia, but the existence of matter
is only due to rotational motion. For its rotational motion, without moment of inertia, you cannot formulate any theory about rotational motion. I think हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेसिकली समझाने की भी कोशिश करी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या क्या होता है. प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम m के स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, जिसमें k रेडियस ऑफ गायरेशन होती है. उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ उसको आपने पढ़ा ही है, लेकिन जो उसका एक्चुअल सेंस है, जो एक्चुअल समझ है, वो हमने बॉडी के डिफरेंट बॉडीज़ के जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे उसको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है कि एक इक्विवेलेंट रिंग के रूप में बॉडी किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में हो, इक्विवेलेंट में हम एज्यूम करते हैं एक रिंग के फॉर्म में, और जो इक्विवेलेंट रिंग बनती है उसकी जो रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ गायरेशन होती है. डिफरेंट बॉडीज़ के लिए हम लोगों ने निकाल के देखा. फिर हमने आपको बताया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है. मास तो अपने सिर्फ मैटर पर डिपेंड करता था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि रोटेशनल मोशन में वही स्थान रखता है, वो मास यानी मैटर पे भी डिपेंड करता है, जिस पर लीनियर मोशन डिपेंड करती थी. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, तो उसके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने दिखाया, यानी उसका महत्व इतना है. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो अब फॉर्मूले आपने ml² / 12 जो रटे रटाई पढ़े थे उनको भी आप जानेंगे. एक बस लास्ट एक शब्द और बोलना चाहेंगे हम, या छोड़िए अभी नहीं बताते हैं, आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.